नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास खंगालने के लिए काफी कुछ है, एकदम अलग अलग विषयों का मिश्रण। हम भारत में स्वास्थ्य के बदलते रुझानों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में भारत के मिशन तक जाएंगे। हाँ, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारी जमीन और पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही देश में रिसर्च और इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में भी कुछ नई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बिल्कुल। और आखिर में दुनिया भर की कुछ और जरूरी सुर्खियां भी होंगी, जैसे दक्षिण चीन सागर के विवाद से लेकर 6G टेक्नोलॉजी की दुनिया तक, और यहाँ तक कि चोरी हुई ऐतिहासिक कलाकृतियों के एक अनोखे वर्चुअल म्यूजियम पर भी बात करेंगे। जी, ये सारी जानकारी हमने हमारे स्रोत दस्तावेज 1213octa.pdf से जुटाई है, और हमारा मकसद है इस जानकारी के ढेर से सबसे जरूरी बातें और गहरी समझ आप तक पहुंचाना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD रिपोर्ट से शुरू करते हैं। भारत के लिहाज से इसमें क्या खास है? ये GBD रिपोर्ट हाल ही में बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट में जारी हुई है, और इसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिखता है। 1990 से 2030 के बीच गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या NCDs, हाँ, वो भारत में मौत का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं। इन्होंने संक्रामक बीमारियों जैसे TB या मलेरिया को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब अब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां ज्यादा बड़ा खतरा बन गई हैं। संक्रामक बीमारियां क्यों कम हुई? बिल्कुल, लाइफस्टाइल वाली बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर अब ज्यादा जाने ले रही हैं। संक्रामक बीमारियों में कमी की वजह है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बढ़ा हुआ टीकाकरण कवरेज और साफ सफाई में सुधार। हालांकि कोविड-19 महामारी एक अपवाद थी। जब संक्रामक बीमारी ने फिर से सिर उठाया था, तो एक तरफ सुधार है तो दूसरी तरफ नई चुनौती। ये तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट है। क्या रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहती है? आजकल इसकी काफी चर्चा होती है। हाँ, और ये चिंता की बात है। रिपोर्ट बताती है कि 2013 से 2023 मतलब इन 10 सालों में चिंता यानी एंजाइटी और अवसाद मतलब डिप्रेशन जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ओह, ये दिखाता है कि अब हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जितना शारीरिक स्वास्थ्य पर। और बीमारियों के बढ़ने के पीछे के कारण, क्या रिपोर्ट किसी खास रिस्क फैक्टर पर इशारा करती है? हाँ, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन का जिक्र है। ये भारत में समय से पहले मौत और विकलांगता के टॉप 3 कारणों में लगातार बना हुआ है। टॉप 3 में? हाँ, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट भी है। NCDs की बात हुई, थोड़ा और समझाएंगे, ये हैं क्या आम भाषा में? हाँ, जरूर। NCDs यानी वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती, इसलिए इन्हें गैर संचारी कहते हैं। ये लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे दिल की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, सांस की पुरानी तकलीफें। ये क्यों होती हैं? इसके पीछे कई चीजें हो सकती हैं। आपकी जेनेटिक्स, आपका माहौल, आपकी जीवन शैली, आदतें। और ये सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया भर में करीब 2/3 मौतों और बीमारियों का कारण यही NCDs हैं। 2/3? तो जब ये इतनी बड़ी चुनौती है, भारत सरकार इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? सरकार ने कई स्तरों पर काम किया है। कुछ खास पहलुओं की बात करें तो पहला है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। FSSI वाला? हाँ, इसे FSSI चला रहा है। मकसद है लोगों को सही और सेहतमंद खाने के लिए जागरूक करना। दूसरा फिट इंडिया मूवमेंट 2019 वाला। हाँ, वो तो काफी पॉपुलर हुआ था। जी, इसका लक्ष्य लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिकली एक्टिव रहने के लिए प्रेरित करना है, खेलकूद, योग, कसरत वगैरह। तीसरा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP, ये 2007-8 से चल रहा है। अच्छा, ये तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करता है। और चौथा एक बड़ा कार्यक्रम है NPCDCS 2010 से। NPCDCS? हाँ, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। ये इन बीमारियों से प्रभावी ढंग से निपटने पर फोकस करता है। ठीक है, स्वास्थ्य की चुनौतियों से अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग, बेहद ठंडे और वीरान माहौल की तरफ, अंटार्कटिका। वहां भारत की नई रिसर्च योजनाओं के बारे में क्या खबर है? खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के एक नए रिसर्च स्टेशन, जिसका नाम मैत्री-2 होगा, उसको बनाने की मंजूरी दे दी है। मैत्री-2? जी, ये भारत का चौथा रिसर्च बेस होगा और उम्मीद है कि ये जनवरी 2029 तक काम करना शुरू कर देगा। चौथा स्टेशन? तो पहले वाले कौन से हैं?
और इस नए मैत्री 2 में क्या खास बात होगी? भारत के अभी 2 स्टेशन ऑपरेशनल हैं। एक तो मैत्री जो 1989 से चल रहा है और दूसरा भारती जो 2012 में शुरू हुआ। हाँ, मैत्री और भारती। सबसे पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, 1983-84 में बना था, लेकिन वो अब सेवा में नहीं है। मैत्री 2 की खासियत होगी कि ये एक ग्रीन रिसर्च सेंटर होगा। ग्रीन रिसर्च सेंटर मतलब इसे चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इसमें ऑटोमेटिक उपकरण भी लगे होंगे जो शायद दूर से भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। सुनने में तो काफी एडवांस लगता है। लेकिन अंटार्कटिका इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि भारत वहां लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रख रहा है और इतना निवेश कर रहा है? देखिए, अंटार्कटिका कई वजहों से बेहद अहम है। पहला, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रयोगशाला है। ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ बर्फ की मोटी चादरों में पृथ्वी की लाखों साल पुरानी जलवायु का इतिहास छुपा है। लाखों साल पुराना? हाँ, यहाँ रिसर्च करने से हमें पृथ्वी के क्लाइमेट और ओशन सिस्टम को समझने में मदद मिलती है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर भी है। और वैज्ञानिक रिसर्च के अलावा? दूसरा, यहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं। दुनिया का लगभग 75% ताज़ा पानी यहीं बर्फ के रूप में जमा है। 75%? जी। इसके अलावा यहाँ खाने लायक शैवाल, एल्गे, 200 से ज़्यादा किस्म की मछलियाँ और लोहा, तांबा जैसे खनिजों के भंडार होने का भी अनुमान है। हालांकि इनका खनन अभी प्रतिबंधित है। अच्छा। तीसरा पहलू है भू राजनीतिक महत्व। कई देश इस इलाके पर अपना दावा करते हैं, जिससे यहाँ तनाव बना रहता है। चीन भी यहाँ तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिसमें कुछ निर्माण ऐसे भी हैं जिनका दोहरा इस्तेमाल, मतलब वैज्ञानिक और सैन्य दोनों हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक भी है। बिल्कुल। इसलिए भारत के लिए भी यहाँ अपनी मौजूदगी बनाए रखना रणनीतिक रूप से जरूरी है। इन सब गतिविधियों को भारत में कौन सी संस्था देखती है और क्या इसके लिए कोई कानून भी है? भारत के अंटार्कटिक मिशन को संभालने वाली मुख्य एजेंसी है NCPOR, यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। गोवा में है ये? हाँ, गोवा में है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करती है। और हाँ, भारत ने 2022 में भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम भी लागू किया है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि भारत की गतिविधियां अंटार्कटिका के नाजुक पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं और हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें। और वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है? अंटार्कटिक संधि की बात होती है अक्सर। भारत 1983 से ही अंटार्कटिक संधि, एंटार्कटिक ट्रीटी का एक कंसल्टेटिव सदस्य है। ये संधि 1959 में साइन हुई थी और ये तय करती है कि अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों, खासकर वैज्ञानिक रिसर्च के लिए होगा। यहाँ कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी और सभी देश मिलकर काम करेंगे। कंसल्टेटिव सदस्य होने का मतलब ये कि हम इस महाद्वीप के भविष्य से जुड़े फैसलों में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अंटार्कटिका जैसे एकदम अलग थलग माहौल से अब बात करते हैं उन इकोसिस्टम्स की जो आपस में जुड़े हुए हैं और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी पर कोई नई रिपोर्ट आई है? हाँ, हाल ही में ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड लैंड रिस्टोरेशन नाम की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इसे अबू धाबी में IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में रिलीज किया गया। IUCN मतलब? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जी हाँ, और इसे तैयार किया है UNCCD और CMS ने मिलकर। UNCCD यानी मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन और CMS यानी प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट की मुख्य अपील ये है कि सभी देश अपनी जमीन, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी का ध्यान रखें। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि जानवरों, पौधों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे पानी का बहाव, इनके लिए रास्ते खुले रहें। सोचिए, जैसे हमारे शहरों में सड़कों का नेटवर्क होता है आने जाने के लिए, हाँ, वैसे ही प्रकृति में भी जानवरों को घूमने फिरने, अपना भोजन तलाशने और नए इलाकों में बसने के लिए जुड़े हुए रास्तों जैसे जंगल के गलियारे या नदी किनारे, इनकी जरूरत होती है। जी। इसी बिना रुकावट वाली आवाजाही और प्राकृतिक चीजों के बहाव को इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी कहते हैं। क्या दुनिया में इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं? बिल्कुल है। यूरोपियन ग्रीन बेल्ट एक शानदार उदाहरण है। ये पुराने आयरन कर्टेन की जगह बना एक हरा भरा गलियारा है
जो उत्तरी यूरोप से बाल्कन तक करीब 24 देशों से गुजरता है। 24 देश? हाँ, या फिर कोस्टारिका, जहां जगुआर जैसे बड़े जानवरों के लिए खास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए गए हैं ताकि वे अलग थलग न पड़ जाएं। तो फिर इस कनेक्टिविटी के लिए खतरा क्या है? क्यों ये रास्ते टूट रहे हैं? मुख्य खतरे 2 तरह के हैं। पहला, हम प्राकृतिक आवासों में बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। जैसे दुनिया की 60% से ज्यादा नदियों पर या तो बांध बना दिए गए हैं या उनका रास्ता बदल दिया गया है। 60% से ज्यादा? हाँ, मेकांग नदी इसका एक उदाहरण है, जहां बांधों की वजह से मछलियों का अपनी पारंपरिक जगहों पर आना जाना मतलब माइग्रेशन रुक गया है। दूसरा बड़ा खतरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सड़कें, रेलवे लाइनें। बिल्कुल, ये सीधे सीधे तो जंगल काटती ही हैं, लेकिन इनका एक और असर होता है। ये अपने आसपास इंसानी बस्तियों को खींच लाती हैं। फिर और छोटी छोटी सड़कें बनती हैं, जिससे जमीन का इस्तेमाल बदलता है। जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और जमीन खराब होती है। इसी को शायद स्रोत में डिफॉस्किंग इम्पैक्ट कहा गया है, मतलब एक के बाद एक होने वाले नकारात्मक प्रभाव। ये तो गंभीर बात है। तो रिपोर्ट इस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव देती है? रिपोर्ट कई उपाय सुझाती है, जैसे खेती के तरीकों में बदलाव, ऐसी खेती जो जमीन को नुकसान ना पहुंचाए, जिसे रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर कहते हैं। और क्या वर्टिकल फार्मिंग वगैरह? हाँ, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, पानी बचाने के तरीके जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, मिट्टी में नमी बनाए रखना, जंगलों के लिए असिस्टेड नेचुरल रीजेनरेशन को बढ़ावा देना। असिस्टेड नेचुरल रीजेनरेशन, ये क्या है? मतलब जहां जंगल खुद से वापस पनप सकते हैं, वहां थोड़ी मदद कर दी जाए, बजाय इसके कि हर जगह नए सिरे से पेड़ लगाए जाएं। ये ज्यादा असरदार और कम खर्चीला हो सकता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। फिर पानी के स्रोतों का ध्यान रखना, तालाब, झीलें, नदियों के बाढ़ वाले मैदान, दलदली जमीन यानी वेटलैंड्स, इनको बचाना और सीधे तौर पर कनेक्टिविटी बढ़ाना, जानवरों के आने जाने के लिए इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाना और उन्हें सुरक्षित रखना, साथ ही बाहर से आई आक्रामक प्रजातियों को काबू में रखना। ठीक है, इकोसिस्टम के कनेक्शन से अब आते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के कनेक्शन पर। देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए R&D योजना और स्पेशल पर्पस फंड की बात हो रही है। जी हाँ, हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मतलब ANRF, इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन RDI योजना के लिए गाइडलाइंस और एक स्पेशल पर्पस फंड SPF को मंजूरी दी है। ANRF ये कब बना था? ANRF की स्थापना 2023 के एक कानून ANRF एक्ट के तहत हुई है। ये देश में वैज्ञानिक रिसर्च को दिशा देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, एक तरह से एपेक्स बॉडी। इसने सर्ब यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की जगह ली है। सर्व का अब ANRF में विलय हो गया है। अच्छा, सर्ब अब ANRF का हिस्सा है। हाँ, तो अब रिसर्च की रणनीति बनाने का काम मुख्य रूप से ANRF देखेगा। इसका मकसद है योजना को आसानी से लागू करना, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाना और देश में लॉन्ग टर्म इनोवेशन सुनिश्चित करना। और ये R&D योजना क्या है? इसके लिए कितना फंड रखा गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बनाने को मंजूरी दी थी। 1 लाख करोड़? जी। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की है। फंड देने का तरीका 2 स्तरीय होगा, 2 tiered। 2 स्तरीय मतलब? इसमें जो स्पेशल पर्पस फंड SPF है, वो ANRF के तहत मुख्य फंड होल्डर की तरह काम करेगा। फिर इसके नीचे होंगे सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स यानी SLFMs। ये SLFMs कौन होंगे? ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस DFIs, NBFCs या फिर TDB, BIRAC, IITs के रिसर्च पार्क जैसे फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस FROs हो सकते हैं। मतलब सरकार सीधे पैसा देने के बजाय इन पार्टनर्स के जरिए पैसा चैनलाइज करेगी। तो क्या ये फंड किसी भी तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा या कुछ खास तरह के? नहीं, इसमें कुछ शर्तें हैं। ये फंड सीधे ग्रांट्स या छोटे कम समय वाले लोन के लिए नहीं है। ये मुख्य रूप से उन बड़े परिवर्तनकारी मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव R&D प्रोजेक्ट्स के लिए हैं जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल यानी TRL4 या उससे ऊपर के स्तर पर पहुंच चुके हैं। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL4, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? TRL एक पैमाना है ये नापने का कि कोई टेक्नोलॉजी लैब के आइडिया से निकलकर असल दुनिया में इस्तेमाल होने के कितने करीब है। TRL1 मतलब
बिल्कुल शुरुआती आइडिया। और TRL 9 मतलब टेक्नोलॉजी पूरी तरह तैयार है और इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। तो TRL 4 या उससे ऊपर का मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी शुरुआती लैब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ चुकी है और उसका प्रोटोटाइप वगैरह बन चुका है, एक तरह से वैलिडेट हो चुका है। योजना के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत का 50% तक फाइनेंस किया जा सकता है। यानी लैब से मार्केट तक ले जाने में मदद। बिल्कुल, फोकस यही है कि रिसर्च लैब से निकलकर इंडस्ट्री और समाज तक पहुंचे। समझ गए। रिसर्च फंडिंग से अब आते हैं सीधे जमीन से जुड़ी बात पे, कृषि। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। जी हाँ। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई हैं। पहली है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना। और दूसरी है दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। अच्छा। पहले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में बताइए, इसका मकसद क्या है? ये योजना अगले 6 साल मतलब 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी। इसका लक्ष्य देश के 100 जिलों पर फोकस करना है, खासकर वो जिले जो कृषि में थोड़ा पिछड़ रहे हैं। हर राज्य से कम एक जिला चुना जाएगा। 100 जिले और बजट? इसके लिए 24,000 करोड़ का बजट रखा गया है। मकसद है इन जिलों में खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों जैसे पशुपालन, मछली पालन, इनको बेहतर बना। ऐसे क्या क्या किया जाएगा? इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों को अलग अलग फसलें उगाने मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और टिकाऊ खेती के लिए प्रोत्साहित करना, सिंचाई की सुविधाएं सुधारना और किसानों को आसानी से खेती के लिए लोन दिलवाना शामिल है। ये कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है, जो पहले से ही पिछड़े जिलों पर फोकस कर रहा है। और दूसरी योजना दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। दालें तो वैसे भी भारत के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये मिशन भी 6 साल का है, 2025-26 से 2030-31 तक। और इसका सीधा लक्ष्य है देश में दालों का उत्पादन इतना बढ़ाना कि हमें बाहर से मंगानी ना पड़े, यानी हम आत्मनिर्भर बन जाएं। इसके लिए कितना बजट है? इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्य फोकस 3 दालों पर रहेगा, तूर यानी अरहर, उड़द और मसूर। तूर, उड़द, मसूर। लक्ष्य क्या रखे गए हैं? इस मिशन के तहत कुछ बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। दालों की खेती का रकबा बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना, कुल उत्पादन को 350 लाख टन तक ले जाना और प्रति हेक्टेयर पैदावार मतलब प्रोडक्टिविटी उसको 1130 किलोग्राम तक पहुंचाना। काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हाँ, इसके लिए क्लस्टर आधारित अप्रोच अपनाया जाएगा, यानी कुछ खास इलाकों को चुनकर वहां की जरूरत के हिसाब से मदद दी जाएगी। और एक बहुत अहम बात इसमें यह है कि सरकारी एजेंसियां NAFED और NCCF अगले 4 साल तक इस योजना में शामिल राज्यों के किसानों से उनकी 100% दाल की उपज खरीदने की गारंटी देंगी। 100% खरीद की गारंटी? ये तो किसानों के लिए एक बड़ी सुरक्षा होगी। निश्चित रूप से। ये तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ और अहम सुर्खियों पर एक तेज नजर डालते हैं। थितू द्वीप क्यों चर्चा में था? थितू द्वीप, जिसे फिलीपींस में पगासा द्वीप भी कहते हैं, ये दक्षिण चीन सागर के स्प्रैटली द्वीप समूह का हिस्सा है और फिलीपींस के कब्जे में है। हाल ही में इस द्वीप के पास चीनी और फिलीपीनी जहाजों के बीच टक्कर हुई थी। अच्छा, वही चीन फिलीपींस वाला तनाव। हाँ, चीन और फिलीपींस दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और ये उसी तनाव का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6G पर भी कुछ हुआ है। हाँ, दुनिया के बड़े 6G अलायंस और रिसर्च संस्थानों ने दिल्ली में 6G नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 6G टेक्नोलॉजी को एक ग्लोबल पब्लिक गुड की तरह विकसित किया जाना चाहिए। ग्लोबल पब्लिक गुड मतलब ये सबके लिए खुली हो, समावेशी हो और टिकाऊ हो। 6G जैसा कि नाम से जाहिर है 5G के बाद अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक है। उम्मीद है इससे और भी तेज इंटरनेट स्पीड, बहुत कम लेटेंसी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सैन्य अभ्यास की भी खबर है, ऑस्ट्रा हिंद। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। मकसद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और इंटरऑपरेटिबिलिटी को बेहतर करना। इंटरऑपरेबिलिटी जी, यानी साथ काम करने की क्षमता। जी। सीमाओं पर तनाव की भी खबरें हैं। डुरंड रेखा पर क्या हुआ? डुरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की विवादित सीमा है, वहां दोनों देशों के बीच फिर से सीमा पर संघर्ष की खबरें आई हैं। ये 2640 किलोमीटर लंबी सीमा 1893 में बनी थी, लेकिन अफगानिस्तान इसे पूरी तरह मान्यता नहीं देता, जिससे अक्सर तनाव रहता है। संरक्षण के क्षेत्र से भी कुछ खबरें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक को कोई अवार्ड मिला है। जी हाँ, काजीरंगा के निदेशक को IUCN का प्रतिष्ठित कैंटन R मिलर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार नेशनल पार्कों में
नए और अच्छे काम यानी इनोवेशन करने के लिए दिया जाता है, और वो इसे पाने वाले पहले भारतीय हैं। पहले भारतीय, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये पुरस्कार IUCN के एक कमीशन WCPA ने 2006 में शुरू किया था। IUCN की एक और रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4। भारत के लिए इसमें क्या खास है? ये रिपोर्ट दुनिया भर की प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर स्थलों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक अच्छी संरक्षण स्थिति वाले साइट्स का प्रतिशत पहली बार काफी कम हुआ है। ओह, भारत के लिए क्या फाइंडिंग्स हैं? भारत की बात करें तो सिर्फ कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग मिली है। सुंदरबन नेशनल पार्क की रेटिंग गुड विद सम कंसर्न्स से गिरकर सिग्निफिकेंट कंसर्न हो गई है। अरे, ये तो चिंता की बात है। सुंदरबन तो इतना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मानस नेशनल पार्क और पश्चिमी घाट भी सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में हैं, यानी उनके संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। भारतीय भेड़िए के बारे में भी कुछ अपडेट है? हाँ, IUCN ने पहली बार भारतीय भेड़िए का मूल्यांकन एक संभावित अलग प्रजाति के रूप में किया है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये भेड़ियों के कैनिस वंश की 8वीं मान्यता प्राप्त प्रजाति होगी। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भेड़िए भारत के कांटेदार जंगलों, झाड़ियों और सूखे घास के मैदानों में पाए जाते हैं, कुछ पाकिस्तान में भी। इन्हें अपने रहने की जगह के नुकसान, इंसानों से टकराव और बीमारियों से खतरा है। फिलहाल IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। और समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन महाराष्ट्र के कुछ बीच को मिला है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ये एक तरह का इको लेबल है जो उन समुद्र तटों और मरीनाओं को दिया जाता है जो साफ सफाई, सुरक्षा, पर्यावरण शिक्षा और स्थिरता के करीब 33 कड़े मानकों को पूरा करते हैं। अच्छा, तो ये क्वालिटी का निशान है एक तरह से। हाँ, ये डेनमार्क की एक संस्था FE देती है। ये दिखाता है कि ये बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर खरे उतरते हैं। मिस्र भी हाल में खबरों में था। हाँ, भारत ने गाजा मुद्दे पर हुए एक शिखर सम्मेलन के लिए अपने केंद्रीय मंत्री को मिस्र भेजा था। मिस्र भौगोलिक रूप से उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है, लेकिन उसका सिनाई प्रायद्वीप एशिया में पड़ता है। इसकी सीमाएं लीबिया, सूडान, इजराइल और गाजा पट्टी से लगती हैं। और नील नदी वही है? जी हाँ, नील नदी वहां की जीवन रेखा है। और आखिर में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का एक वर्चुअल म्यूजियम, ये क्या है? ये एक बहुत ही अनोखी पहल है। यूनेस्को ने दुनिया का पहला ऐसा वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है जो चोरी हो चुकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं को दिखाता है। इसका मकसद है इन वस्तुओं की अवैध तस्करी के मुद्दे को दुनिया के सामने लाना। वर्चुअल म्यूजियम मतलब ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन। इसमें फिलहाल 46 देशों की लगभग 240 चोरी हुई चीजें जैसे मूर्तियां, पेंटिंग्स, जीवाश्म डिजिटली दिखाई गई हैं। भारत से भी इसमें छत्तीसगढ़ के पाली स्थित महादेव मंदिर से चोरी हुई 9वीं शताब्दी की 2 बलुआ पत्थर की मूर्तियां शामिल हैं, एक नटराज की और दूसरी ब्रह्मा की। ये तो जानना जरूरी है। वाकई आज हमने स्वास्थ्य और पर्यावरण से लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों, रिसर्च फंडिंग, कृषि नीतियों और दुनिया भर की कई अहम घटनाओं तक का सफर तय किया। हाँ, और ये सब देखकर एक बात साफ होती है कि ये सारे मुद्दे आपस में कितने जुड़े हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे पर्यावरण पर निर्भर है, रिसर्च भविष्य की राह दिखाती है और नीतियां इन सब को प्रभावित करती हैं, चाहे वो अंटार्कटिका का नाजुक इकोसिस्टम हो या हमारे खेतों में उगने वाली दालें या फिर हमारी अपनी सेहत। तो इसी जुड़ाव पर सोचते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि कैसे अलग अलग लगने वाले क्षेत्र असल में एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। शायद सोचने वाली बात यह है कि इन जटिल सिस्टम्स को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने के लिए हमें और कितने इंटीग्रेटेड तरीकों की जरूरत होगी ताकि विकास सही मायने में टिकाऊ हो सके। बिल्कुल सही कहा। ये आपसी निर्भरता ही शायद भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।